हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। सो पिछली वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कंप्लीट कर दिया था और इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक और यूनिट थर्ड के 3 ही सब टॉपिक हैं, ठीक है। तो हम 3 सब टॉपिक एक एक वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम यूनिट थर्ड का फर्स्ट सब टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड मेडिकल साइंस। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड की मेडिकल साइंस में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया ने ना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है ग्लोबल डेवलपमेंट में। जो मेडिकल साइंस है ग्लोबल डेवलपमेंट में, वहां पे इंडिया ने अच्छा रोल प्ले किया। मतलब जो भी मेडिकल साइंस में एक रोल होता है वो इंडिया का ग्लोबल डेवलपमेंट में अच्छा रहा है। अब जो एनिशियंट स्कॉलर्स थे, इसमें हम 2 मेन स्कॉलर्स की बात करेंगे। कौन कौन से? एक तो चरका और एक तो सुश्रुता, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हाईली साइंटिफिक मेडिकल ट्रीटीज जो थी वो सामने लाई। हाईली साइंटिफिक मेडिकल ट्रीटीज यानी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट लाए, कि सर्जरीज वगैरह लाई, कि जिससे इंडिया के लोगों का एक नाम जो था वो ऊंचा हुआ, या फिर कह सकते हो कि सामने आया, कि फाउंडेशन हुई आयुर्वेदा की, मॉडर्न सर्जरी की। वो सब कुछ जो है वो किसने लाया था? चरका और सुश्रुता ने। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। और ऐसा माना जाता है कि ये एनिशेंट पुराना ही नहीं है बट ऑल्सो ग्लोबली रेलिवेंट माना गया इन सब चीजों को। इनकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी चरखा और सुश्रुता की, उनको क्या माना गया? ग्लोबली रेलिवेंट माना गया, पूरे वर्ल्ड में रेलिवेंट माना गया, ठीक है। तो सबसे पहले चरखा जो थे वो क्या फादर माने जाते थे इंडियन मेडिसिन के, ठीक है। इंडियन मेडिसिन आयुर्वेदा के फादर कौन माने जाते थे? चरका माने जाते थे। चरका थे कौन, ठीक है। ये रहते थे मतलब फर्स्ट सेकंड सेंचुरी जो बीसी की थी, तब जो इनका ये इनका टाइम पीरियड था। इस टाइम फ्रेम में ये रहे थे चरका। कौन से पीरियड में? फर्स्ट टू सेकंड सेंचुरी बीसीई। और ये प्रिंसिपल ऑथर थे चरका संहिता के, ठीक है। इन्होंने एक मेडिसिन की टेक्स्ट बनाई, एक बुक बनाई जिसका नाम क्या रखा? चरका संहिता, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया। जो आयुर्वेदा की मेडिसिन की बुक थी उसका नाम इन्होंने रखा चरका संहिता, चरखा ने। और ये कौन सी सेंचुरी में रहते थे? फर्स्ट टू सेकंड सेंचुरी बीसी में। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी ना, मेजर कंट्रीब्यूशन, हम उनको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको याद रहे। तो चरखा ने क्या किया? चरखा संहिता जो थी ये बुक लिखी, ठीक है। ये माना जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया है मेडिसिन की। जैसे कि होती है ना डिक्शनरी की इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी पे जितने वर्ड्स आप सर्च करोगे मिल जाते हैं। ऑल्दो आजकल के टाइम फ्रेम में हम डिक्शनरीज का यूज नहीं करते हैं, हम फोन पे उस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, हम गूगल पे टाइप करते हैं और वो वर्ड का मीनिंग समझ आ जाता है। बट प्रीवियस टाइम में ऐसा फोन वाला सिस्टम नहीं था, तो अब हम डिक्शनरीज को यूज करते थे। डिक्शनरीज में अगर आप एक वर्ड को सर्च कर रहे हो ना, तो उसके बदले में आपको 10 वर्ड और मिल जाते थे, आप उनसे भी गो थ्रू कर लेते थे। बट आज का मॉडर्न जमाने में आप एक वर्ड सर्च करोगे आपको वही मिलेगा, उसका मीनिंग ही मिलेगा गूगल पे। आपको डिफरेंट वो नहीं मिलेगा कि ये भी सर्च कर लो, ये भी पढ़ लो। बट डिक्शनरी में आप एक वर्ड को सर्च करने जाते थे और उसके बदले में आपको मल्टीपल वर्ड्स मिल जाते थे। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो चरखा संहिता थी ये इंसाइक्लोपीडिया थी मेडिसिन की। ये मेडिसिन का माना जाता है, मेडिसिन की डिक्शनरी क्या थी? चरका संहिता। जो किसने लिखी थी? चरखा ने लिखी थी। और इनको माना जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा। अब देखो इसमें क्या है, 120 चैप्टर हैं और 2000 प्लस मेडिसिन प्लांट्स के बारे में बताया गया है। कितने चैप्टर्स हैं चरका संहिता में? 120 चैप्टर हैं और 2000 से ज्यादा मेडिसिन प्लांट्स के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल इसमें क्या है कि चरखा ने क्या किया? डॉक्यूमेंट किया है सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज जो नीम की होती थी। आज भी हम नीम का यूज करते हैं, बोलते हैं ना पिंपल्स हो गए हैं तो नीम को नीम का वो पानी पीना चाहिए। ऑल्दो वो कड़वा होता है बट फिर भी हम उसको प्रेफर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? डॉक्यूमेंट किया है जो भी प्रॉपर्टीज होती थी सभी मेडिसिन प्लांट्स की। 2000 से ज्यादा मेडिसिन प्लांट्स को इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर प्लांट की, इसकी क्या पर्टिकुलर प्लांट की प्रॉपर्टीज है। सो दे हैव डॉक्यूमेंटेड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नीम की बताई है इसमें, जिन्होंने मॉडर्न रिसर्च ने प्रूव भी किया है कि जो नीम की प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई है चरका संहिता बुक में, वो क्या है? एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया से बचाने वाली और एंटीवायरल यानी वायरस से बचाने वाली। तो ये होगी हमारी क्या? सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया मेडिसिन यानी चरका संहिता के बारे में। अब बताते हैं कंसेप्ट ऑफ त्रिदोषा, जो ये इन्होंने दिया था अपनी बुक में चरका संहिता में। कंसेप्ट ऑफ त्रिदोषा में क्या है? 3 होते हैं, एक होता है वता, एक होता है पित्त और एक होता है काफा।
ठीक है, मैं अगर प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो 3 होते हैं, बोलते हैं ना पित्त दोष, पता नहीं वत दोष, कुछ ऐसे करके बोलते हैं, 3 बोलते हैं ना। तो वो अगर बोलते हैं कि अगर किसी की बॉडी में लाइक हवा ज्यादा है तो उसको वत दोष है, वता दोष है। किसी की बॉडी में जो है वो ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, किसी की बॉडी में फायर ज्यादा होती है, किसी की बॉडी में हवा ज्यादा होती है, तो वो जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है ना, वो ही आपकी ये दोषा को सामने लाता है, त्रिदोषा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया गया है, 3 दोषा जो है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, पिता, कफा और वता। ठीक है, अब कोई पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है एसिडिटी, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एसिडिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसके बॉडी के अंदर कौन सा इंबैलेंस होगा, कौन से दोष का इंबैलेंस होगा, पिता इंबैलेंस होगा। ठीक है, सिमिलरली मॉडर्न मेडिसिन ने भी एक्सप्लेन किया है हाइपर एसिडिटी को और एसिड रिफ्लेक्स को, बस उस टाइम की बस टर्म्स अलग थी और आज की टर्म्स अलग है। आज हाइपर एसिडिटी का नाम दे दिया, उसको एसिड रिफ्लेक्स का नाम दे दिया, और उस टाइम पे कुछ और बोला जाता था, पिता दोष जो भी है, पिता दोष, वता दोष, काफा दोष, है ना। तो डिफरेंट वर्ड्स बस चेंज हुए हैं, बाकी है वही साइंस है जो पहले पढ़ी थी और आज भी वही है। ठीक है, तो वता, पिता और काफा ये हो गए कंसेप्ट त्रिदोषा के। उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अष्टविधा परीक्षा। इसमें क्या है, जैसे कि अष्टविधा परीक्षा में हमारी पल्स होगी, हमारा यूरिन हो गया, और टंग होगी, वॉइस होगी, जो भी टच हम करते हैं, आईज हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या किया जाता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जो हमारी ये बॉडी पार्ट्स होते हैं इनका एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन जो है लाइक उसको देखा जाता है कि वो जिंदा है या नहीं, कैसे देखते हैं, पल्स रीडिंग से देखते हैं ना कि वो नाड़ी उसकी चल रही है या नहीं चल रही है, वो बोलते हैं उसको नाड़ी परीक्षा। ठीक है, और सिमिलरली आज हम पल्स एग्जामिनेशन करते हैं ना, जब कोई पर्सन बेड पे होता है, हम सोच रहे हैं कि लाइक दैट पर्सन इज लिविंग और नॉट, तो हम क्या करते हैं, उसका पल्स एग्जामिनेशन करते हैं कि उसको है क्या है एक्चुअली, है ना। अगर ज्यादा धड़कन तेज होती है फिर भी हम देखते हैं कि फीवर है, स्ट्रेस है या हार्ट कंडीशंस है। पल्स एग्जामिनेशन इज सिमिलर टू व्हाट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो किसके अंडर आता है, अष्टविधा परीक्षा के अंडर आता है। आईज को देखते हैं, फिर बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं, टंग को देखते हैं, पल्स को देखते हैं, यूरिन को देखते हैं, ये सब कुछ क्या है, अष्टविधा परीक्षा, जो उस टाइम पे उन्होंने बताई थी, किसमें, चरखा संहिता में। तो ये कौन बता रहा है सब कुछ, चरखा के थ्रू ही हमें ये सब चीजें जो है वो पता चली है। उसके बाद आता है एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसमें क्या है, जो हमारी डेली रूटीन है उसके ऊपर फोकस करना, जो बोलते हैं दिनचर्या, और उसके बाद सीजनल रूटीन यानी ऋतुचर्या, जो पूरी सीजन्स पे हम फॉलो करेंगे। तो कुछ रूटीन्स होती है, उनको फॉलो करना है। तो ये क्या कहते हैं, चरखा जो है, चरखा संहिता में बताते हैं कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर एम्फेसिस करना है। और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो क्या है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें क्या है, वो मेडिसिन को प्रमोट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मेडिसिन को प्रमोट कर रहा है, बट हमें क्या करना है, वॉकिंग को प्रमोट करना है, योगा को प्रमोट करना है, और बैलेंस डाइट को प्रमोट करना है। और ये सारे ओरिजिनली आइडियाज जो है वो कहाँ से आए हैं, वही चरखा संहिता से। चरखा संहिता किसने लिखी थी, चरखा ने लिखी थी, और इसमें कितने चैप्टर्स थे, 120 चैप्टर्स थे, और 2000 अराउंड मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया था। आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम फार्माकोलॉजी एंड हर्बल मेडिसिन। इसमें क्या है, देखो, इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है 100 ऑफ हर्ब्स को। अब हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स बेसिकली होते हैं कि जो थोड़े टाइम के लिए प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि घास वगैरह होगी, वो भी हमारी किस में आती है, हर्ब्स में आती है। ठीक है, तो जो हर्ब्स है ना, उनको एक टाइप का अश्वगंधा, गिलोय, टर्मरिक, ये सब कुछ क्या है, हर्ब्स है। तो इनको उन्होंने अपनी बुक में जो था वो डॉक्यूमेंट किया था। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा कोविड-19 आया था, सबको पता है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कोविड-19 के बारे में नहीं पता है। तो गिलोय और टर्मरिक जो थे, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज बन चुके इम्यूनिटी के लिए, कि गिलोय और टर्मरिक जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और एग्जैक्टली वही चीज चरखा ने सेंचुरीज एगो पहले जो थी वो रिकमेंड करी थी। तो उनकी साइंस, उनकी जो चरखा संहिता है वो आज भी रेलिवेंट है, उनकी चीजें जो है वो आज भी लागू की जा रही हैं, आज भी जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजी एंड हर्बल मेडिसिन। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो, अर्ली कंसेप्ट की बात करें इम्यूनिटी की, तो अर्ली कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी जिसको ओजास बोला गया, इसमें इम्यूनिटी को डिफाइन किया गया ओजास, जो चरखा संहिता में क्या किया गया, इसको डिफाइन किया गया इम्यूनिटी को एज अ ओजास, जो क्या है, बॉडी नेचुरल रेजिस्टेंस, की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी की नेचुरल रेजिस्टेंस जो है वो क्या बोला जाता है, उसको ओजास बोला जाता है। मॉडर्न इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करें, मॉडर्न इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करें, तो ये सेम आइडिया को यूज करती है कि अगर स्ट्रॉन्ग बंदे की इम्यूनिटी है ना, तो वो
वो इलनेस उसको प्रिवेंट कर देगी, मतलब इम्यूनिटी जो है वो इलनेस को प्रिवेंट कर देगी, इलनेस नहीं होने देगी बॉडी में। बोलते हैं ना तेरी इम्यूनिटी खराब है इसलिए तू जल्दी बीमार हो जाती है, इम्यूनिटी तेरी स्ट्रांग नहीं है ना, तभी तू जल्दी बीमार हो जाती है। तो दैट इज व्हाट आज हम मॉडर्न टाइम में बोलते हैं, बट चरखा संहिता में पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ओजास जो है वो बॉडी की एक नेचुरल रेजिस्टेंस है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है बीमारियों से। तो ये आगे हमारे चरखा के कॉन्ट्रीब्यूशंस, आई होप आपको क्लियर होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो थिंकर्स के बारे में, दो लाइक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ेंगे, एक तो चरखा के बारे में और एक पढ़ेंगे सुश्रुता के बारे में। सुश्रुता को बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी, उनके बारे में मैंने बताया, उन्होंने हर्ब्स के बारे में बताया चरखा ने, और बाकी चीजों के बारे में, योगा के ऊपर, प्रिवेंटिव हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताया। इसमें हम सर्जरी के बारे में पढ़ने वाले। सुश्रुता जो है, ऐसे याद रखना, सुश्रुता एस मतलब सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी, और वो क्या थे? चरखा थे। वो किसके फादर थे? यू हैव टू कमेंट डाउन। ओके, सो सुश्रुता जो है वो फादर है सर्जरी के, और सुश्रुता जो है वो 6th सेंचुरी के अराउंड रहते थे। वो कब रहते थे? चरखा 1st to 2nd सेंचुरी बीसी, और ये कब आए? 6th सेंचुरी बीसी। और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कौन सी बुक लिखी? ऑथर सुश्रुता संहिता। उनकी क्या थी? चरखा संहिता, और इनकी क्या थी? सुश्रुता संहिता। मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पीछे वाला भी रिवाइज होता जाए और आगे वाला भी आप साथ में रिलेट करते जाओ। तो इन्होंने क्या लिखी थी? सुश्रुता संहिता, जो कंप्लीट ट्रीटाइज थी किसके ऊपर? सर्जरी के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर थी? सर्जरी के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। एनाटॉमी क्या होता है? सर्जरी तो आपको पता ही होगा, सर्जरी होती है जैसे। एनाटॉमी क्या होता है कि जब आप ह्यूमन की लाइफ, लाइक ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर, उसको स्टडी करते हैं, दैट इज एनाटॉमी, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स की क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर सर्जरी, सो इसमें क्या है? सुश्रुता संहिता में ये सब कुछ बताया गया है। अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, सुश्रुता संहिता जो है ये ओल्डेस्ट सर्जिकल टेक्स्ट था, ठीक है। क्या था? ओल्डेस्ट सर्जिकल टेक्स्ट था। इसमें 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया। कितने प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया? 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में, और 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हुक्स हो गए, फॉरसेप्स हो गए, स्कैल्पेल्स हो गए। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। तो ये डिस्क्राइब किए गए थे किसमें? सुश्रुता में। आज के जो मॉडर्न सर्जिकल टूल्स हैं वो भी इसी टाइप में हैं, वो भी इसी टाइप में है जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए थे, इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे किसमें? सुश्रुता संहिता में, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं प्लास्टिकल सर्जरी के बारे में, जिसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। जैसे कि ईयर और नोज की रिकंस्ट्रक्शन होती है ना, स्किन फ्लैप्स को यूज करके, स्किन के हिस्सों को यूज करके। तो एग्जांपल जैसे कि ब्रिटिश सर्जन्स जो थे ना 18th सेंचुरी में, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे कि इंडियंस जो है वो इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, राइनोप्लास्टी का। जब उन्होंने देखा कि जो इंडियन क्राफ्टमैन है वो सोल्जर्स के नोजेस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सोल्जर्स के नोजेस जो थे वो खराब हो जाते होंगे, तो वो उसको क्या कर रहे हैं? रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो राइनोप्लास्टी जो कंसेप्ट था, ब्रिटिशर्स उससे बड़े ज्यादा इंस्पायर हुए इंडियन के क्राफ्टमैन से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें क्या है? सुश्रुता जो है उन्होंने क्या किया? नीडल टेक्निक को डेवलप किया कैटरैक्ट्स को रिमूव करने के लिए। जो आंखों में होते हैं ना कैटरैक्ट्स, उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने नीडल टेक्निक का यूज किया। एग्जांपल जैसे कि मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी में क्या होता है? वैक्यूम एमल्सिफिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है। सुश्रुता मेथड जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट था आई सर्जरी के लिए, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आई सर्जरी से अब एडवांस में जो है ये आ गया है वैक्यूम एमल्सिफिकेशन, ठीक है। ये आगे हमारी फर्स्ट कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में बात। उसके बाद आता है डिटेल ह्यूमन एनाटॉमी थ्रू डाइसेक्शन। इसमें क्या है? जैसे कि मसल्स को स्टडी किया गया, बोन्स को स्टडी किया जाता है, ब्लड वेसल्स को स्टडी किया जाता है कैडेवर डाइसेक्शन के साथ। डाइसेक्शन मतलब अलग अलग हिस्सों के साथ जो है वो डाइसेक्शन के साथ उनको स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि आज की मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी कैडेवर डाइसेक्शन को फॉलो करती है, जो कि सुश्रुता संहिता में पहले ही बताया गया है कैडेवर डाइसेक्शन के बारे में, और आज की मेडिकल यूनिवर्सिटीज उसको फॉलो कर रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप था लर्निंग एनाटॉमी का, कि मेथड जो सुश्रुता ने क्रिएट किया था वो आज भी यूज किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा सर्जिकल ट्रेनिंग टेक्निक्स। इसमें क्या है? स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करते हैं फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, लेदर बैग्स के ऊपर, एनिमल ऑर्गन्स के ऊपर। और एग्जांपल इसकी क्या आ गई? जैसे कि मॉडर्न आज के सिमुलेशन लैब्स होते हैं जहां पे स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करते हैं मॉडल्स के ऊपर। बिफोर परफॉर्मिंग लाइक रियल सर्जरी, उनको जो है वो उन मॉडल्स के ऊपर क्या करना पड़ता है? परफॉर्म करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट सर्जिकल ट्रेनिंग टेक्निक्स। तो आज स्टूडेंट जो है वो उस टाइम पे प्रैक्टिस करते थे किसके ऊपर? फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर। आज भी ऑल्दो एनिमल ऑर्गन्स के ऊपर किया जाता है। और आज जो है वो सिमिलर हमारे क्या आ गए? सिमुलेशन लैब्स आ गए, जहां पे मेडिकल स्टूडेंट सिमुलेशन लैब में प्रैक्टिस करते हैं मॉडल्स के ऊपर बिफोर परफॉर्मिंग रियल सर्जरी। आई होप इतना क्लियर है आपको।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, फ्रैक्चर्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है 12 टाइप्स में। अगर आपने क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन पढ़ी होगी ना, तब आपने फ्रैक्चर्स का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा। तो फ्रैक्चर को इन्होंने कितने टाइप में क्लासिफाइड किया है, 12 टाइप्स में। किसने किया था, सुश्रुता संहिता में सुश्रुता ने किया था। और आज का मॉडर्न का एग्जाम्पल लगा लो आप, सेम प्रिंसिपल जो अलाइनमेंट का होता है ना, इमोबिलाइजेशन, जो सुश्रुता ने डिस्क्राइब किया था, वो आज हम उसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट और इमोबिलाइजेशन। जो सुश्रुता ने 12 फ्रैक्चर टाइप्स बताए थे उस बुक में, सुश्रुता संहिता में, वो आज के जमाने में हम उनको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट और इमोबिलाइजेशन बोलते हैं, जो उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड मिडवाइफरी। अब इसमें क्या है, देखो मेथड्स होते हैं सेफ डिलीवरी के लिए, कि कॉम्प्लिकेशंस जो है उनको मैनेज करने के लिए, वो उस टाइम पे उन्होंने बताए थे सुश्रुता संहिता में। और आज का टेक्निक्स क्या है कि लाइक डिलीवरी को एक हैंडल करना बहुत ही इम्पैक्टफुल वे में, और स्टेप्स यूज किए जाते हैं मॉडर्न गायनोकोलॉजी में। और वही स्टेप्स जो है वो किससे रिसेंबल करते हैं, सुश्रुता की टेक्निक से। जो मेथड्स उन्होंने सेफ डिलीवरी में बताए थे कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए, वही जो है मॉडर्न गायनोकोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो ये दोनों आगे किसका, हमारा सुश्रुता और संहिता, चरखा और सुश्रुता दोनों के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मेडिकल साइंस में, वो आगे। अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है, चरखा और सुश्रुता जो है, इन्होंने एक साइंटिफिक और होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम बताया है, जो 1000 साल पहले बताया था, मॉडर्न मेडिसिन से बनने से पहले। और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो आज भी है। देखो आयुर्वेदा, सर्जरी, सब कुछ उन्होंने उस टाइम पे बताया है। एनाटॉमी जो थी, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज को स्टडी किया जाना या एनिमल्स की बॉडी को स्टडी किया जाना, हर्बल साइंस जो डिफरेंट लाइक मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी टर्मरिक की, है ना, गिलोय की, तो वो उस टाइम पे भी प्रेजेंट था। और इंडिया का माना जाता है कि इंडिया का डीप इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है हमारा मेडिकल साइंस में पहले से। ठीक है। और आज भी हम इंपैक्ट डाल रहे हैं ग्लोबल हेल्थ केयर पे। सो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, चरखा और सुश्रुता के contribution medical science में। So if you like this video, please subscribe and share our channel for more updates. Thank you.